नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के होने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप सभी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2026 में देने वाले हैं तो आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आपके क्लास 10th के हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास पहला सवाल है, जारशाही कहाँ थी। आप सभी को बताना है कि जारशाही व्यवस्था कहाँ थी। आपके ऑप्शन है रूस में, जापान में, फ्रांस में या चीन में। पहला का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों, पहला का सही आंसर होगा रूस में, क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा दोस्तों कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को, रूस के राजा को जार कहा जाता था और उसके शासन व्यवस्था को जारशाही कहा जाता था। इसलिए जारशाही जो व्यवस्था होगी वो कहाँ होगी, तो रूस देश में। तो पहला का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर में, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है। नर्तक कहने का मतलब नृत्य करने वाला, जो नृत्य करते हैं, जो नाचते हैं, उन्हीं को नर्तक कहा जाता है। आप सभी से पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। आपके ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या कथक। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए तो बाबू। 2 का सही आंसर होगा यहाँ पर कथक। बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर में, बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिता से गांठ बंधवाए। यहाँ पर गंडा है ना, तो गांठ होगा, गांठ ना, कितने रुपए पैसा देकर जो बिरजू महाराज है उन्होंने गांठ बंधवाया था अपने गुरु पिताजी से। आपको दोस्तों यही बताना है। तो तीसरा का राइट आंसर क्या होगा बताइए। यहाँ तीसरा का करेक्ट आंसर होगा 500 रुपये। याद रखिएगा दोस्तों, बिरजू महाराज 500 रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिता से गांठ बंधवाया था। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर के सवाल में, आवनियो क्या है बताइए। आवनियो क्या है दोस्तों, ईसाई मठ, मंदिर, मस्जिद या बौद्ध विहार। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ईसाई मठ। अवनियो क्या है, तो अवनियो एक प्रकार का ईसाई मठ है जो कि फ्रांस देश में है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आप सभी याद रखना। अगला प्रश्न है 5 नंबर में, रो नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। आप सभी को रो नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताना है। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। लंदन, लाहौर, आवनियो या लखनऊ। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आवनियो, क्योंकि आवनियो शहर ही रो नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 6 नंबर के सवाल में आते हैं। तो पूछा गया है, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। दादी, पिताजी, माँ या संतु। दोस्तों, मैंने मिस्टेक से दादी बोल दिया है, यहाँ पर दीदी है, दीदी ना, दीदी। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, दीदी, पिताजी, माँ या संतु। तो राइट आंसर होगा 6 का दोस्तों पिताजी। याद रखेंगे, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त पिताजी खाते थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 7 नंबर के सवाल में, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। यह किनका कथन है। आप सभी को बताना है कि यह जो पंक्ति है, यह जो कथन है, वो दोस्तों किनका है। सोनल मानसिंह का, यतीन्द्र मिश्र का, बिस्मिल्लाह खान का या गिरजा देवी का। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पंक्ति में शहनाई आया है।
इस पंक्ति में कौन सा शब्द आया है? तो दोस्तों शहनाई आया है। और आप सभी जानते हैं कि शहनाई जो शब्द है वो किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान से ही संबंधित है, क्योंकि शहनाई का उत्साद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखना, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने में काफ़ी दोस्तों वो प्रवीण थे। शहनाई दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से बजाया करते थे, उनके जैसा कोई भी शहनाई वादक नहीं हुआ करता था। तो राइट आंसर आप लोग याद रखना बिस्मिल्लाह खान। चलिए 8 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है इबादत का क्या अर्थ होता है? इबादत का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का सही अर्थ होता है उपासना, भगवान की उपासना करना, अल्लाह की उपासना करना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम सभी अपने हिंदू धर्म में दोस्तों उपासना बोलते हैं, तो इस्लाम धर्म में इसी उपासना को इबादत कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उपासना। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों हृदय की शिक्षा, यानी कि आत्म शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य हृदय की शिक्षा से है, अर्थात आत्म की शिक्षा से है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी ए को दोस्तों याद रखना। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? आप लोगों को बताना है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है, आपको उनका नाम बताना है। तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? श्रीनिवास, सुजाता, ईश्वर पेटलीकर या सावर दहिया। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर श्रीनिवास। क्या होगा? श्रीनिवास। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11 नंबर के सवाल में आते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस भाषा से अनुदित है? कहने का मतलब है दही वाली मंगमा शीर्षक जो कहानी है वो किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी का रूपांतरण हिंदी भाषा में किया गया है, आपको यही बताना है। तो राइट आंसर होगा कन्नड़, क्योंकि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी दोस्तों लिखा गया है कन्नड़ भाषा में और कन्नड़ भाषा से रूपांतरित किया गया है हिंदी भाषा में दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा। सीवी नारायण ने दोस्तों कन्नड़ भाषा से हिंदी भाषा में रूपांतरण किया था। ठीक है, इस कहानी को दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी जो है इसका रूपांतरण करने वाले कौन थे? तो सीवी नारायण, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यहाँ 12 नंबर के सवाल में कहा गया है कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? दोस्तों आप लोगों को बताना है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए, बाढ़ की प्रभाव से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? आपके ऑप्शन है लक्ष्मण ने, सरपंच ने, गुणनिधि ने या महाराज ययाति केसरी ने। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने ही कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए पत्थर का बांध बंधवाया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह दोस्तों जो पंक्ति आप देख रहे हैं यह किस पाठ से आया है? तो दोस्तों यह आया है कहां से? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये जो पाठ है ना, ये दोस्तों लिया गया है जो लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी वाला जो चैप्टर है वहीं से दोस्तों इस पंक्ति को लिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रखना। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण। आप यहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ नौकरी करते थे? तो कलकत्ता में। आप याद रखना। गुणनिधि क्या था? तो गुणनिधि दोस्तों लक्ष्मी के ही बेटे थे, पुत्र थे। अच्युत इनका बड़ा लड़का था। चलिए अब हम अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। यहाँ पर 13 नंबर के सवाल में हम चलते हैं। दोस्तों इस पाठ का नाम क्या है? तो ढहते विश्वास। याद रखना, यह जो पंक्ति है ना, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से लाया गया है। तो आप लोग याद रखना ढहते विश्वास शीर्षक पाठ से। आपके हिंदी के वर्णिका जो पाठ है ना, आपके हिंदी का जो वर्णिका वाला है, देखिए आप सभी के जो वर्णिका वाला हिंदी है उसी से दोस्तों आप लोगों का यह पंक्ति लिया गया है। उसका जो दूसरा चैप्टर है ढहते विश्वास, उसी में यह पंक्ति आया हुआ है, आपने पढ़ा होगा। चलिए
अब हम 13 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। आप सभी को पता है कि लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण, जो कि कलकत्ता में नौकरी किया करते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 14 नंबर में, मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मंगू की बड़ी बहन का नाम आप लोगों को बताना है, मनु, मिनी, कुसुम या कमु। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कमु। कमु दोस्तों मंगू की बड़ी बहन का नाम था। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर में, मंगू किस कहानी की पात्र है। मंगू किस कहानी की पात्र है दोस्तों। तो आप सभी याद रखना माँ कहानी की। यहाँ पर आप जो माँ देख रहे हैं ना, माँ, यही दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। माँ कहानी की पात्र कौन है। तो मंगू, जो कि क्या रहती है, तो पागल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है यहाँ पर 16 नंबर में, पपाती को कौन सा रोग था। बाबू, पपाती को जो रोग हुआ था वो कौन सा हुआ था। टेटनस का, हैजा का, कैंसर का या फिर मेनिनजाइटिस का। तो राइट आंसर होगा मेनिनजाइटिस। पपाती को रोग था मेनिनजाइटिस का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पपाती की माँ का नाम क्या था। तो बल्ली अमाल। याद रखना, पपाती की माँ का नाम था बल्ली अमाल। और पपाती वाला जो बाबू चैप्टर है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है दोस्तों नगर। नगर वाले शीर्षक पाठ में ही पपाती आया हुआ है, क्योंकि बल्ली अमाल अपने पुत्री का इलाज कराने के लिए कहाँ लेकर जाती हैं। तो दोस्तों शहर में लेकर जाती हैं, नगर में लेकर जाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम 17 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। लेखक सुजाता का वास्तविक नाम आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एस रंगराजन। एस रंगराजन ही लेखक सुजाता का वास्तविक नाम है, क्योंकि सुजाता का पहला लेटर क्या होगा। तो एस। सुजाता का पहला लेटर क्या होगा। तो एस। तो हम लोग अगर सुजाता का संपूर्ण नाम यहाँ पर देखेंगे तो संपूर्ण नाम होगा दोस्तों सुजाता रंगराजन। क्या होगा, सुजाता रंगराजन। चलिए अब हम अगले नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बोला गया है सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। आपके ऑप्शन है 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए या 70 रुपए। तो दोस्तों यदि आपने धरती कब तक घूमेगी वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सभी को पता है दोस्तों कि उसमें सीता के बेटों ने सीता को 50-50 रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो करेक्ट आंसर 18 का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप लोगों को शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेरा बात सुनो, बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। मेरी बात सुनो शुद्ध होगा ना। यहाँ पर अगला है प्यास से ओठ सूख रहा था। प्यास से ओठ सूख रहा था, ये भी दोस्तों बिल्कुल भी शुद्ध वाक्य नहीं है। प्यास से ओठ सूख रहा था, नहीं, ये गलत होगा। अगला है मैंने यह काम करा है, मैंने यह काम किया है होगा, तो ये भी शुद्ध नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, आपके दर्शन कब होंगे, यही शुद्ध वाक्य होगा। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है वह कल घर जाएगा, किस काल का उदाहरण है। वह कल घर जाएगा दोस्तों, वह कल घर जाएगा मतलब आज नहीं जाएगा, कल जाएगा। तो यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों यह वाक्य भविष्यत काल वाला वाक्य कहलाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पहले से लगाया हुआ भी है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। पूछा गया है जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होता है। उपमान, उपहार, उपाधि या उपमाएं। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 21 का उपमाएं। क्या होगा, उपमाएं। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमाएं कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसे कि महात्मा गांधी को किसकी उपमा दी गई है। महात्मा गांधी को बापू की उपमा दी गई है। किसकी उपमा। तो दोस्तों बापू की उपमा दी गई है। तो बापू क्या हो जाएगा, तो उपमाएं हो जाएगा, उपमाएं। आप लोग याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर 22 नंबर सवाल है दोस्तों, अधिराज्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अधिराज्य शब्द में आने वाला जो उपसर्ग है उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा अधि। अधिराज्य में आने वाला उपसर्ग अधि होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा क्या मिलेगा, तो सी। अगला प्रश्न है 23 नंबर के सवाल में,
निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? आप लोगों को दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है जिसमें विसर्ग आए। जिसमें भी दोस्तों विसर्ग आएगा ना तो हम कहेंगे कि यही विसर्ग संधि का उदाहरण है। अहंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अहम धनकार। क्या होगा? अहम धनकार। विसर्ग कहीं पर है बाबू? नहीं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला है संगम। संगम को तोड़ेंगे तो होगा समाधान गम। क्या होगा? समाधान गम। तो इसमें भी विसर्ग नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। पंचम, तो पंच में क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं तोड़ेंगे तो होगा पंच, आधान यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर पंच, पंचम है ना, पंचम, पंचम है, तब हाँ सही है पंच, पंच आधान म होगा पंचम। पंचधन में हलंत लग जाएगा तो इसमें विसर्ग आ रहा है नहीं ना, तो छोड़ देंगे इसको भी। यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यशोदा है, तो यशोदा को तोड़ेंगे तो होगा य आधान दा। क्या होगा? य आधान दा। यह नहीं होगा जी, यसा होगा, यहाँ पर यसा होगा, यसा धन दा, तो क्या बन जाएगा? यशोदा। यसा धन दा, तो क्या बन जाएगा? यशोदा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विसर्ग आया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर में दोस्तों, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? दोस्तों जिस प्रकार से शहर का विशेषण शहरी होता है, ग्राम का विशेषण ग्रामी होता है, ठीक इसी प्रकार से नमक का विशेषण क्या होगा? तो नमकीन। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पर 25 नंबर के सवाल में, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? आपके ऑप्शन है मित्र मिलन से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से, कुहासा से या मौत का नगर से। तो राइट आंसर 25 का होगा दोस्तों 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से। इसी से दोस्तों 20 के दांत शीर्षक पाठ को लिया गया है, तो करेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर में दोस्तों, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, यह कथन किसने कहा था? जो आदर्श समाज है वो स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, अर्थात निर्भर होगा। ऐसा कहने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा से ही हमारे समाज को आदर्श बनाना चाहते थे, स्वतंत्र बनाना चाहते थे, समानता दिलाना चाहते थे और साथ ही हमारे समाज में भातृत्व स्थापित करना चाहते थे। हमारे समाज में दोस्तों एकता को स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग याद रखना डी। चलिए यहाँ पर 27 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से, मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम था दोस्तों क्या? तो गिरधर लाल। क्या नाम था? गिरधर लाल, जो कि सेन साहब की यहाँ किरानी का नौकरी किया करते थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा। यहाँ 28 नंबर सवाल है, किसको वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? मैक्स मुलर को, वारेन हेस्टिंग्स को, सर विलियम जेम्स को या डॉक्टर कली को? 28 का करेक्ट आंसर आप सभी बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका राइट आंसर होगा हमारा वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। तो करेक्ट आंसर आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर बी। यह जो पंक्ति है वो किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया दोस्तों भारत से हम क्या सीखे? इसी पाठ से ना, भारत से हमें क्या सीखे? जो शीर्षक पाठ आप देख रहे हैं ना, उसी पाठ से इस पंक्ति को लिया गया है, जिसके राइटर है मैक्स मुलर। तो आप सभी बिल्कुल भी मैक्स मुलर को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वारेन हेस्टिंग्स। तो आप लोग बी को याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 29 नंबर में, हकर्स कौन थे? हकर्स कौन थे? भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक या कथाकार? तो दोस्तों हकर्स एक प्रकार के वनस्पति वैज्ञानिक थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने वनस्पति वैज्ञानिक बताया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ 30 नंबर के सवाल में कहा गया है दोस्तों, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ऐसा कहने वाले कौन है? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद या कालिदास? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यह जो पंक्ति है ना, यह पंक्ति है दोस्तों किस पाठ में? तो यह पंक्ति है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में। नाखून क्यों बढ़ते हैं वाला जो शीर्षक पाठ है, उसी पाठ में इस पंक्ति को डाला गया है और उसी पाठ से हमें यह
पंक्ति मिला है। तो दोस्तों उस पाठ के लेखक कौन है? उस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है उनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सभी बिल्कुल भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ऐसा कहने वाले कौन थे? तो कालिदास। कौन थे? कालिदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है 31 नंबर में, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? बताओ। बहादुर वाला जो शीर्षक पाठ है उसमें दोस्तों जो मुख्य पात्र है बहादुर, तो बाबू बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बहादुर के माँ के पास। किसके पास? बहादुर के माँ के पास। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अमरकांत, आप लोग याद रखना। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो दोस्तों नेपाल से भाग कर आया था ना। चलिए 32 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम आप लोगों को बताना है। इसके जो कवि है, इसके जो रचनाकार हैं, उनका नाम आप लोगों को बताना है। आपके ऑप्शन दोस्तों है इसमें, आप देख सकते हैं रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल या फिर नलिन बिलोचन शर्मा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ। मैंने दोस्तों अपने चैनल पर आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोग गद्य या पद से संबंधित राइटर और उनके पाठ का नाम याद रख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम दोस्तों ट्रिक को अपनाते हैं। देखिए मछली है ना, मछली, तो दोस्तों मछली किसके बिना नहीं जीवित रह सकती? तो पानी के बिना। मछली पानी के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकती। तो बिना ना बाबू, क्या? तो बिना, मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती। तो बिना से क्या बनाएंगे? विनोद। बिना से क्या बनेगा? विनोद। तो विनोद है ना, यहाँ पर देखो तो विनोद है ना, विनोद कुमार शुक्ल है ना बाबू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 33 नंबर के सवाल में कहा गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म स्थान कहाँ है? बर्दघाट पटना बिहार, डुमराव बिहार, काशी उत्तर प्रदेश या बलिया उत्तर प्रदेश। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बिस्मिल्लाह खान बिहार के ही रहने वाले थे, उनका जन्म स्थान बिहार राज्य में ही है। तो यहाँ पर तो ये दो ऑप्शन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश वाला यहाँ पर दो ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से बताओ, इन दोनों में से राइट ऑप्शन क्या होगा? बदरघाट पटना बिहार या डुमराव बिहार? तो राइट आंसर यहाँ पर 33 का होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, डुमराव बिहार। बिहार राज्य के डुमराव क्षेत्र में ही दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 34 नंबर के सवाल में, रियाज के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कहाँ जाना पड़ता था? रियाज करने के लिए, शहनाई बजाने के लिए, शहनाई को बजाने के लिए जो रियाज किया जाता है, तो दोस्तों उस रियाज के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कहाँ जाना पड़ता था? आपकी ऑप्शन है संकट मोचन मंदिर, पुराना बालाजी का मंदिर, शिव मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा पुराना बालाजी का मंदिर। क्या होगा? पुराना बालाजी का मंदिर। यहीं पर रियाज करने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जाया करते थे। तो करेक्ट आंसर बी होगा। 35 नंबर सवाल है बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ तो। अगर आपने अच्छे से दोस्तों पढ़ा होगा पाठ को, बिस्मिल्लाह खान वाला जो पाठ है ना, अगर आपने उसे अच्छे से अध्ययन किया होगा तो आप बता सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा। इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम क्या है बाबू? बताइए, इस पाठ का नाम क्या है? तो इस पाठ का नाम है दोस्तों इबादत ना, शायद इस पाठ का नाम हम भी भूल रहे हैं, इबादत करके कुछ ऐसे ही इसका पाठ का नाम है, हम भी शायद कुछ भूल रहे हैं दोस्तों। इस पाठ का नाम इबादत कुछ है, नौबत खाने में इबादत। हाँ, नौबत खाने में इबादत, यही इस पाठ का नाम है, हम भूल रहे थे, नौबत खाने में इबादत। इस पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों? नौबत खाने में इबादत पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप सभी दोस्तों याद रखना है कौन है, आप बता सकते हो? तो बिस्मिल्लाह खान ना, नौबत खाने में इबादत है। करेक्ट आंसर 35 का क्या होगा? ईद, बकरीद, मुहर्रम या मिलाद? तो करेक्ट आंसर होगा मुहर्रम। आप सब याद रखना ऑप्शन नंबर सी को, मुहर्रम बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले नंबर के सवाल में आते हैं 36 नंबर में। इसमें पूछा गया है वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो दोस्तों याद रखना लंदन, लंदन में ही गए थे। कौन? तो गांधी जी। तो राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है सत्य
सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किनकी रचना है, तो करेक्ट आंसर 37 का क्या होगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ही रचना है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो आप सभी ऑप्शन नंबर सी को याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, क ध्वनि का उच्चारण स्थान आप लोगों को बताना है। तो कंठ, अरे क से क्या बनेगा, कंठ है ना, कंठ में क्या आया है, देखो तो बाबू कंठ में आया है क, तो इसका मतलब यह है कि क वर्ण का उच्चारण ही नहीं बल्कि क वर्ग में आने वाले जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से ही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ 39 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर कौन नहीं है, बता बाबू दीर्घ स्वर कौन नहीं है। मूल स्वर कौन कौन होते हैं, मूल स्वर होता है अ, हर्षई ई, हर्षई उ और री, ठीक है, ये चार होते हैं मूल स्वर। तो यहाँ पर बाबू आप देख सकते हैं री है, री है, तो री क्या है, तो दोस्तों मूल स्वर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ क्या है, दीर्घ स्वर, दीर्घा ई दीर्घ स्वर, दीर्घाऊ दीर्घ स्वर, तो री होगा री। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यार अलावा कौन व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों ये जो व्यंजन है ना, यार अलावा, ये व्यंजन कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में निकलने वाली वायु मुख के किसी न किसी भाग को अल्प मात्रा में स्पर्श करती है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच होता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के अंदर रहती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन। इन चारों में से जो आप दोस्तों, इन चारों में से जो आप य और व को देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो आप व को देख रहे हैं, इनको कहा जाता है अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है अर्ध स्वर। अगर कोई पूछे कि इनमें से अर्ध स्वर कौन है, तो आप बताना दोस्तों य व दोनों में से कोई एक आ जाए तो अर्ध स्वर होगा। इसी को अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग WY के नाम से जानते हैं। किस नाम से, WY के नाम से। WY अंग्रेजी में अर्ध स्वर यानी कि सेमी भावेल कहलाएंगे। यहाँ पर बात करें अगर हम लोग र का, तो र को बोलेंगे परकुंठित, परकुंठित यहाँ पर वर्ण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके उच्चारण में जो जीभ होता है वो दोस्तों मुड़ता है और थोड़ा सा कंपन करता है, ठीक है। र वर्ण के उच्चारण में जो जीभ होता है वो मूर्धा से स्पर्श करता है, क्योंकि र का उच्चारण मूर्धा से ही होता है, और मूर्धा से जब स्पर्श करता है ना, मुड़कर जब स्पर्श करता है तो थोड़ा सा कंपन करता है, इसीलिए र वर्ण को परकुंठित वर्ण कहा जाता है। अगर प्रश्न है कि इनमें से कौन परकुंठित वर्ण है, तो आप सभी र को बताइएगा। ल क्या होगा, यहाँ पर ल देखो, ल जो होगा वो दोस्तों कौन सा वर्ण होगा, तो यह दोस्तों होगा पार्श्विक वर्ण। कौन सा वर्ण, पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक वर्ण होगा, क्योंकि ल वर्ण के उच्चारण में जो जीभ होता है वो दोस्तों सीधा रहता है और जीभ के दोनों किनारों से वायु निकल जाती है, वायु दोस्तों बाहर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ल वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, तो दांत से। कहाँ से, तो दांत से, याद रखना। चलिए यहाँ पर हम अगले नंबर के सवाल में आते हैं। इसका राइट आंसर क्या मिलेगा, तो अंतःस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्यावर्त शब्द कौन संज्ञा है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि आर्यावर्त हमारे भारत देश का नाम है, क्योंकि हमारा भारत देश शुरू से ही आर्यों का देश रहा है। हमारा देश शुरू से ही दोस्तों योद्धाओं का देश रहा है, महापुरुषों का देश रहा है, वीरों का देश रहा है। जो वीर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो काफी विद्वान होते हैं, उन्हीं को आर्य कहा जाता है। आर्य किसको कहा जाता है, तो श्रेष्ठ लोग को कहा जाता है, महान लोगों को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जो देश है वो महान लोगों का ही देश है, इसीलिए हमारे देश का एक और नाम क्या है, तो आर्यावर्त। हमारे देश का 4 नाम है, कौन कौन, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और आर्यावर्त। आप सभी को पता है ना। तो यहाँ पर आप जो आर्यावर्त देख रहे हैं, यह एक खास नाम है। क्या है, खास नाम है। तो खास नाम के लिए आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर में, मित्रता शब्द कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो दोस्तों यहाँ पर मित्रता एक प्रकार का भाव है,
मित्रता क्या है जी? मित्रता एक प्रकार का दोस्तों भाव है। तो भाव को व्यक्त करने वाला जो संज्ञा है उसको बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अवस्था, गुण, भाव को जो संज्ञा व्यक्त करता है उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर में, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं विशेषण। तो राइट आंसर 43 का होगा ऑप्शन नंबर डी। जो विशेषण की विशेषता बताए, जो विशेषण की विशेषता बतलाए उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे दोस्तों पर विशेषण। क्या बोलेंगे बाबू? पर विशेषण। आप सभी याद रखना, विशेषण की विशेषता को बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है? पर विशेषण कहलाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी नाम संज्ञा कहलाता है, चाहे वस्तु हो, जानवर हो, पशु हो, पेड़ हो, पौधा हो, कोई भी चीज हो, अगर उसका नाम है तो उसको संज्ञा बोलेंगे। क्रिया, क्रिया किसको बोलते हैं? तो किसी चीज के करने या होने को ही हम लोग क्रिया बोलते हैं, ठीक है। कारक किसको बोलते हैं? तो बाबू कारक क्या है? कारक एक प्रकार का शब्द है जिस शब्द का सीधा संबंध किसी वाक्य में क्रिया से होता है उसी को दोस्तों कारक कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 44 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर संबंधवाचक रहता है तो हम संबंधवाचक यहाँ पर लगा देते, लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, यानी कि निश्चित है कि उसका छोटा भाई अमित है, ठीक है। कर्ता का छोटा भाई कौन है? तो दोस्तों अमित है, निश्चित है कि उसका भाई अमित है। तो करेक्ट आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी को याद रखना। 45 नंबर सवाल है, 4 गज मलमल में कौन विशेषण है? 4 गज मलमल में विशेषण आप लोगों को बताना है। तो होगा राइट आंसर कौन सा बाबू? तो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। इसमें आने वाला राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द कौन लिंग है? आंसू बह रहा है, आंसू बह रहा है, आंसू काफी कीमती होता है। आंसू शब्द एक प्रकार का पुल्लिंग है, पुल्लिंग। यहाँ पर बिंदु छूट गया है, बिंदु छूट गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा ना, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है 47 नंबर में, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है दोस्तों, गलती होगा यहाँ पर, कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। क्या होगा बाबू? कवयित्री। यहाँ पर देखो तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ना, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सभापत्नी, सभानेत्री, सभाध्यक्ष या अभिनेत्री? तो अभिनेत्री होता है किसका बाबू स्त्रीलिंग? अभिनेत्री होता है दोस्तों स्त्रीलिंग किसका? तो अभिनेत्री होता है स्त्रीलिंग किसका? तो जो अभिनय करता है ना, अभिनय करने वाले जो एक्टर होते हैं, तो एक्टर का हिंदी क्या होता है? यहाँ पर एक्टर का जो अभिनेत्र होता है ना, अभिनेत्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेत्री, ठीक है। जो अभिनय करता है उसी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो अभिनेत्री होता है। यहाँ पर जानते हैं राइट आंसर क्या होगा? सभानेत्री होगा, सभानेत्री होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी याद रखना, सभापति का स्त्रीलिंग बिल्कुल भी सभापत्नी नहीं होगा, सभानेत्री होगा। तो आप सभी बी को याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी, गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी, इस वाक्य में आने वाला कारक कौन है? दोस्तों शिष्य को शिक्षा कहाँ से मिल रहा है? शिष्य को शिक्षा गुरु से मिल रहा है। गुरु क्या है? तो गुरु दोस्तों इस वाक्य के लिए कर्ता है, कर्ता यानी कि करने वाला यानी कि गुरु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शिक्षा दे रहे हैं। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्ता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। आप सभी याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 50 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। देखो बाबू 50 नंबर का सवाल है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के भेद बताना है। कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादकों के लिए अपादन से, संबंध का के की अधिकरण में, ठीक है, और संबोधन है हरे। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का डी होगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर में, पगड़ी शब्द है, पगड़ी कौन सा शब्द है?
पगड़ी, पगड़ी कौन सा शब्द है? तो तद्भव। पगड़ी जो शब्द है वो दोस्तों तद्भव है, जो कि तत्सम से निकलकर आया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 52 नंबर में, खेत शब्द है। तो दोस्तों खेत भी एक प्रकार का तद्भव शब्द है, जो कि क्षेत्र से निकलकर आया है। संस्कृत में खेत को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र एक प्रकार का तत्सम शब्द होता है, तो इसका तद्भव होगा दोस्तों क्या? तो खेत, आप सभी याद रखना। अगला प्रश्न है 53 नंबर में, पंकज शब्द क्या है? दोस्तों पंकज का मतलब होता है कीचड़ में रहने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज में जो पंख है, पंख, तो पंख का अर्थ होता है पाकी यानी कि कीचड़, पाकी यानी कि कीचड़, ठीक है, पाकी यानी कि कीचड़। कीचड़ में जन्म लेने वालों को क्या बोलते हैं? तो कीचड़ में जा का मतलब होता है जन्म, जा का मतलब जन्म, कीचड़ में जन्म लेने वाले को बोलते हैं कमल। जिसका कीचड़ में जन्म होता है उसको बोलते हैं कमल। दोस्तों कीचड़ में जन्म, कमल के अलावा और भी बहुत सारे पौधों का जन्म होता है। कीचड़ में जन्म कमल के अलावा बहुत सारे पौधों का होता है, लेकिन जो पंकज होगा वो दोस्तों केवल कमल ही कहलाएगा और पौधा नहीं कहलाएगा, और बिल्कुल भी जो पुष्प होंगे वो नहीं कहलाएंगे। जो पंकज शब्द होगा वो दोस्तों किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होगा। किसके लिए? तो कमल के लिए। कमल के अर्थ के लिए ही पंकज शब्द का यूज किया जाता है। इसलिए राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ किसी एक विशेष के लिए किया जाता है, किसी एक विशेष के प्रयोग में आता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ समास पूछेगा तो आप बताना बहुब्रीहि समास। जितने भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो सब कहलाते हैं दोस्तों बहुब्रीहि समास, ठीक है। चलिए 54 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। पूछा गया है निर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बता बाबू, निर्बल शब्द में उपसर्ग आप लोगों को बताना है। निर्बल शब्द को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? निर्मल, नीर आधान हो जाएगा मल, तो क्या बन जाएगा बाबू यहाँ पर? निर्मल। तो यहाँ पर आप लोगों का उपसर्ग क्या आ रहा है? तो ये वाला आ रहा है नीर, जिसमें हलंत हो, जिसमें हलंत हो। तो हलंत किस में है? तो सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 55 नंबर में, परले शब्द में उपसर्ग है। परले शब्द में उपसर्ग तो होगा कौन बाबू? तो पर। क्या होगा? पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, आप सभी याद रखना। अगला प्रश्न है इच्छा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इच्छा शब्द में प्रत्यय आप लोगों को बताना है। तो देखो बाबू, इच्छा है ना, तो हम इक्ष में जब आ को जोड़ेंगे, जब हम इक्ष में आ को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इच्छा। तो इच्छा में कौन प्रत्यय है? तो आ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है समझौता। समझौता तो बाबू समझौता में भी कौन प्रत्यय होगा? तो समझौता में प्रत्यय होगा ना, ता नहीं होगा ता नहीं होगा, ता नहीं होगा, औता होगा। समझौता कहाँ से बना है बताओ तो बाबू? समझौता कहाँ से बना है? समझौता का मूल शब्द क्या है? समझौता का मूल शब्द है समझ। समझौता का मूल शब्द क्या है? समझ। और जब हम समझ में औता को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? समझौता। तो यहाँ पर राइट आंसर है हलंत लगा देंगे, हलंत। करेक्ट आंसर क्या होगा? औता। औता, औता कहीं पर है बताओ? औता, औता ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखना। चलिए 58 नंबर में आते हैं। पूछा गया है लड़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? लड़ाकू, लड़ाकू, लड़ाकू शब्द में प्रत्यय आप लोगों को बताना है। लड़ाकू का मूल शब्द, लड़ाकू का मूल शब्द क्या होगा? लड़ होगा ना, लड़। लड़ाकू का मूल शब्द क्या होगा? तो लड़ होगा। तो लड़ धन आकू, लड़ धन आकू, आकू, तो आकू होगा, आकू। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आकू। अगला प्रश्न है इंद्र का प्रवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का प्रवाची शब्द होगा महेंद्र। महेंद्र को ही इंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंद्र राजा है स्वर्ग के, और राजा को ही दोस्तों महेंद्र कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा खांसी हो चुका है, तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल भी दोस्तों ना गड़बड़ाए, ठीक है। पढ़ाई आप लोगों का बाधित ना हो। वीडियो को बस आप लोग दोस्तों क्या करना कि लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 60 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है पर्वत शब्द का प्रवाची नहीं है।
इनमें से कौन पर्वत शब्द का पर्ववाची नहीं है दोस्तों, बताइए तो। पर्वत को ही शैल कहा जाता है, शैलगिरी। पर्वत को ही दोस्तों गिरी कहा जाता है, और पर्वत को ही भूधर कहा जाता है। भूमि पर जो उपस्थित रहता है, भूमि पर जो खड़ा रहता है, उसी को पर्वत कहा जाता है। तो कौन नहीं है पर्ववाची? तो खग। खग का मतलब होता है पक्षी। खग किसके लिए आता है? तो पक्षी के लिए आता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आप लोगों को सेलेक्ट करना है अपने एग्जाम में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? आप लोगों को उनका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है घनानंद, प्रेमघन, कुंवर नारायण या गुरु नानक। तो 61 का राइट आंसर क्या मिलेगा? तो घनानंद। घनानंद कवि ने ही वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, घनानंद। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेमघन नहीं ना होगा, स्वदेशी का होगा। ये स्वदेशी के लेखक है, ये नहीं होगा। कुंवर नारायण ये भी नहीं होगा। गुरु नानक ये भी नहीं होगा। प्रेम घन नहीं, नहीं नहीं, यहाँ पर राइट आंसर घनानंदी होगा। घनानंदी होगा बाबू। देखिए, सबसे उत्तम मार्ग को प्रेम मार्ग मानने वाले कवि कौन है? तो घनानंद ही। घनानंद ने ही सबसे अच्छा मार्ग किसको माना है? तो प्रेम मार्ग को माना है। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? बताओ, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर 62 का होगा, 1469 ईस्वी में। 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी अंतिम समय में क्या कहते हुए प्राण त्यागे थे? पता है आप लोगों को? गुरु नानक जी की जब मृत्यु हुई थी तो अंतिम समय उन्होंने क्या कहते हुए प्राण त्यागे थे? तो बाहे गुरु। याद रखना, प्रश्न आता है अंतिम समय में गुरु नानक जी ने क्या कहते हुए प्राण त्यागे? तो याद रखना बाहे गुरु ना, याद रखिएगा। चलिए 63 नंबर के सवाल में आते हैं। और एक सवाल और यहाँ पर है कि गुरु नानक जी कौन से गुरु है? सिखों के कौन से गुरु हैं? पहले कि अंतिम यानी कि 10वें? पहले गुरु हैं कि 10वें गुरु हैं? गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु हैं या 10वें गुरु हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुरु नानक जी सिखों के पहले कि 10वें गुरु हैं? तो पहले ना, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक जी पहले हैं। चलिए 63 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डरो, इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डरो। यह पंक्ति देखो कहाँ से आया है? यह पंक्ति कहाँ से है बाबू, बताओ तो। यह पंक्ति कहाँ से आया है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? सबसे पहले आप लोग ये देखो, तो यह जो पंक्ति है ना, यह पंक्ति लिया गया है किस शीर्षक पाठ से? तो जानते हैं उसका क्या नाम है? प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका वाला जो पाठ है उसी से इस पंक्ति को लिया गया है। और उसके लेखक कौन है? तो प्रेम आईनी श्री राधिका के राइटर जो है उनका नाम है रस खान। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो रस खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 64 नंबर में, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो मैंने अभी बताया रस खान। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 65 नंबर में, रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि कौन कहलाते हैं? रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? तो घनानंद जी को। घनानंद जी रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। घनानंद की मृत्यु किसके द्वारा होती है? तो याद रखना नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा। नादिर शाह के सिपाहियों ने ही घनानंद को नादिर शाह के सिपाहियों ने ही घनानंद को मृत्यु दिया था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है 66 नंबर में, घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीले, अकबर, जहांगीर, शाहजहां नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? मोहम्मद शाह रंगीले। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ ही मीर मुंशी का काम कौन करते थे? तो घनानंद। तो राइट आंसर होगा सी। चलिए दोस्तों 67 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है कवि प्रेमघन के अनुसार। 67 नंबर के सवाल में आप लोगों से कहा गया है,
कवि प्रेम घन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा हुआ है, किस सामान से भरा पड़ा है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आज हमारे भारत देश में जो सामान भरे पड़े हैं वो भरे पड़े हैं विदेशी कंपनियों के। विदेशी सामान हमारे भारत देश के सभी दुकानों में, सभी बाजारों में पड़े हुए हैं। तो राइट आंसर होगा अंग्रेजी सामान। क्या होगा? अंग्रेजी सामान। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 68 नंबर में, चिदंबरा किसकी रचना है? बताओ बाबू। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रेमघन, पंत, दिनकर या अनामिका? चिदंबरा के लेखक कौन है? चिदंबरा के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। तो राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा। 69 नंबर सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत ने जो शीर्षक कविता भारत माता की रचना किया है यह कहां से लिया गया है? स्वर्णधुली से, युगबानी से, ग्राम्या से या गुंजन से? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ग्राम्या से। कहां से? ग्राम्या से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए यहां पर 70 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं दोस्तों। आप सभी बताओ तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बताओ। यहां पर 70 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 70 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? आज के देवता किसे कहा जाता है? तो आज के देवता कहा जाता है गरीब मजदूर किसान को ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। जनतंत्र के देवता कौन है? तो गरीब मजदूर किसान। तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जो रामधारी सिंह दिनकर है वो किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो दोस्तों आम जनता के लिए, जनतंत्र के लिए, जो आम लोग हैं, जो आम गरीब मजदूर लोग हैं उनके लिए ही सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो राइट आंसर होगा जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। जनता में गरीब, मजदूर, भिखारी, माने सभी प्रकार के लोग इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो भारत के नागरिक है वो सभी लोग इसमें आ जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी पेशे से क्यों ना जुड़े हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर में, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? दूर से ललकारने वाला कौन है? चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार या सिपाही? 72 का राइट आंसर बताओ बाबू। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 72 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर, चोर, डाकू, वृक्ष रूपी चौकीदार या सिपाही। राइट आंसर क्या होगा बताओ तो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वृक्ष रूपी चौकीदार। तो आप सभी ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट बताना ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस पाठ के लेखक कौन है? एक वृक्ष हत्या के राइटर कौन है? एक वृक्ष हत्या वाले शीर्षक पाठ के कवि कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा कुंवर नारायण। क्या नाम है? कुंवर नारायण। आप लोग याद रखना। चलिए आप लोग 73 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर बताइए। ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या रामधारी सिंह दिनकर, घनानंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या सुमित्रा नंदन पंत? यहां पर बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ तो बाबू, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए बाबू, करेक्ट आंसर क्या होगा जी? तो करेक्ट आंसर यहां पर हमारा क्या मिल जाएगा? नहीं पता है? कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए ग्राम्या जो है बाबू वो रचना किसका है? तो सुमित्रा नंदन पंत का ना। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत माता से लिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत किस पाठ के लेखक है? तो बाबू याद रखना भारत माता। भारत माता जो शीर्षक पाठ है ना, इसी के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर, घनानंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रेमघन किस पाठ के लेखक है? तो
दोस्तों याद रखना आप लोग दोस्तों स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? तो प्रेमघन। यहाँ पर जो आप घानानंद देख रहे हैं इस पाठ के लेखक कौन है? घानानंद जो है वो किस पाठ के लेखक है? तो दोस्तों याद रखना अति सुधो प्रेम को मार्ग है। यहाँ पर जो रामधारी सिंह दिनकर देख रहे हैं यह किस पाठ के लेखक है? तो दोस्तों याद रखना जनतंत्र का जन्म ना, आप सभी ऐसे याद रखिएगा। चलिए 74 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से कौन एक है? बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से कौन एक है दोस्तों? अनामिका, जीवनानंद दास, बीरेन डंगवाल या रेनर मारिया रिल्के? तो 74 का राइट आंसर होगा दोस्तों जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यह किस पाठ के लेखक है? तो याद रखना दोस्तों मेरे बिना नहीं, जीवनानंद दास है ना। लौट कर आऊंगा फिर जो शीर्षक पाठ है ना उसी के लेखक कौन है? तो जीवनानंद दास। तो आप सभी भी को याद रखिएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है 75 नंबर में, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रभु का, दानों का, मानव का, भक्त का। तो करेक्ट आंसर मिलेगा बाबू 75 का प्रभु का। रेनर मारिया रिल्के का ऐसा मानना है कि अगर इंसान यानी कि मनुष्य भगवान को ना माने, भगवान की पूजा ना करे, भगवान की आराधना ना करे तो प्रभु यानी भगवान का भी अस्तित्व इस संसार से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीव प्राणी भगवान को नहीं जानता। मनुष्य को छोड़कर कोई भी प्राणी भगवान को बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता, उनके मंदिर में नहीं जाता, उनकी आराधना नहीं करता। अगर मनुष्य भगवान की पूजा पाठ करना बंद कर दे तो ऐसे में भगवान का अस्तित्व इस संसार से खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से भगवान के होने से हम लोगों का अस्तित्व है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्यों के होने से भगवान का भी अस्तित्व इस संसार में है। देखिए मनुष्य माने चाहे मत माने, मनुष्य अगर ना भी मानेगा तो भगवान का अस्तित्व मरेगा नहीं, उनका अस्तित्व रहेगा। ठीक है, जब तक सृष्टि ब्रह्मांड है तो भगवान का अस्तित्व रहेगा। लेकिन भगवान को लोग जानेंगे नहीं, कभी भी उनको लोग जान नहीं पाएंगे ना। भगवान को आज लोग जानते हैं तो मनुष्यों के कारण ही, मनुष्यों के योगदान के कारण ही। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा प्रभु का। रेनर मारिया रिल्के किस पाठ के लेखक है? तो याद रखना मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु वाला जो चैप्टर है उसी चैप्टर के रचयिता कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार कौन है? तो मैंने अभी बताया रेनर मारिया रिल्के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है वैतनिक शब्द का विलोम क्या होगा? वैतनिक शब्द का विलोम होगा अवैतनिक। क्या होगा बाबू? अवैतनिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर में, सुसंगति का विलोम क्या होगा? सुसंगति का विलोम बताना है तो हो जाएगा कुसंगति। सुसंगति का विलोम यानी कि उल्टा शब्द होता है कुसंगति। तो आप सभी ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर में, एक पंथ दो कागज लोककीति का अर्थ क्या होगा? बहाना करना, डींगा हाँकना, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना या काम ना जानना। तो दोस्तों जब एक काम के साथ दूसरा काम भी हो जाता है तो उसी को लोककीति के रूप में कहा जाता है एक पंथ दो कागज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बाबू। चलिए 80 नंबर के सवाल में आते हैं। तो पूछा गया है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है तो खुशियां मनाना। खुशियां मनाना यानी कि अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता करना यानी कि खुशी करना। जब बाबू चाह से भी ज्यादा लाभ मिल जाए, जब बिल्कुल भी आवश्यकता से अधिक आप लोगों को खुशी मिल जाए, आवश्यकता से अधिक आपको लाभ मिल जाए, तो ऐसे में काफी खुशी होती है और इसी खुशी को मुहावरा के रूप में कहा जाता है घी के दिए जलाना ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 80 का यहाँ पर डी होगा, याद रखिएगा। 81 नंबर में आते हैं। तो पूछा गया है खून पसीना एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो खूब मेहनत करना, खूब परिश्रम करना, दिन रात एक कर देना। तो राइट आंसर होगा कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन होगा? बता बाबू। महाशय, महाशय होगा दोस्तों। किस संधि का उदाहरण? दीर्घ संधि का उदाहरण। गिरीन्द्र, गिरीन्द्र है ना, गिरीन्द्र। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये भी हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण। पृथ्वी से, पृथ्वी से, पृथ्वी से देखिए यहाँ पर सदैव होगा, सदैव, सदैव होगा वृद्धि संधि का उदाहरण, क्योंकि इसको तोड़ोगे ना तो होगा सादा धन एव। क्या होगा बाबू? सादा धन एव। आ
आ और ए मिलकर क्या बनाएगा, तो आय बनेगा, आय ना, याद रखना। तो क्या बन जाएगा, सदैव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होता है बाबू अहम धनकार। क्या होता है, अहम धनकार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। तो आप सभी ए को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं। जिस किसी भी समास का पहला पद यानी कि शुरुआती पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना द्विगु समास। क्या कहते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास संख्या के लिए जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 85 नंबर में, जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। व्याकरण जानने वाले शब्द को देखिए बाबू, जो भी व्यक्ति, जो भी ज्ञानी लोग व्याकरण को जानते हैं, व्याकरण का ज्ञान रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो व्याकरण। क्या कहा जाता है, व्याकरण। जैसे कि महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़ा दोस्तों वो विद्वान थे। तो यहाँ पर आप लोग महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के लिए व्याकरण कह सकते हैं। तो राइट आंसर होगा सी। चलिए 86 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। फटाफट पूछा गया है, आंख का प्रवाची क्या होगा। तो भैया आंख का प्रवाची होता है नेत्र या लोचन। तो नेत्र तो नहीं है लेकिन लोचन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों प का उच्चारण स्थान होगा क्या, तो ओठ। क्योंकि जब हम प का उच्चारण करेंगे तो ओठ सही करेंगे। इसमें हमारा जो उच्चारण तंत्र काम करेगा वो काम करेगा ओठ। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो दोस्तों आप लोग याद रखना सी यानी कि ओठ। ठीक, चलिए यहाँ पर 88 नंबर के सवाल में बढ़ने का प्रयास करते हैं। 88 नंबर के सवाल में है, यहाँ पर देख सकते हैं बोला गया है, नजमा की शीर्षक कहानी की पात्रा है। नजमा की शीर्षक कहानी की पात्रा है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा में मंगमा की पतोह यानी कि बहू कौन है, तो नंजमा। कौन है, तो नंजमा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ढौते विश्वास कहानी में कौन, ढौते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। दहेज की समस्या, बिल्कुल भी ना। अकाल की समस्या, बिल्कुल भी ना। बाढ़ की समस्या, हाँ बाढ़ की समस्या का ही वर्णन किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़कर गए थे। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो राइट आंसर होगा 1 बीघा। लक्ष्मी के लिए उनके पूर्वज 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हो सकता है दोस्तों कि आपके होने वाले 2026 के फाइनल मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए। इसलिए किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझकर आप लोग उसके उत्तर को याद करते चलिएगा, यदि आप सभी को उत्तर पता नहीं होगा तो। ठीक है, और साथ ही आप सभी वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 90 का राइट आंसर तो हो गया। आप लोग यहाँ पर 91 नंबर में देखना। 91 नंबर में बोला गया है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। कथाकार, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। पंजाबी, उड़िया, अंग्रेजी या हिंदी। तो 91 का राइट आंसर मिलेगा बाबू क्या हमारा, तो 91 का मिल जाएगा उड़िया। उड़िया भाषा के ना बाबू, याद रखना उड़िया भाषा के। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 92 नंबर सवाल है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की टोटल 4 संतानें थी, जिसमें से 2 बेटे थे और 2 बेटी थी ना। तो आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। अगला प्रश्न है 93 नंबर में, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। खून की सगाई के लेखक कौन है। सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता या सावरदइया। तो 93 का राइट आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 93 का ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर ही दोस्तों खून की सगाई के लेखक है। ठीक है, खून की सगाई वाला जो प्रसिद्ध कहानी है वो है ईश्वर पेटलीकर की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 94 नंबर में, पपाती किस कहानी की मुख्य पात्र है। पपाती किस कहानी के मुख्य पात्र है, तो याद रखना नगर। नगर जो कहानी है ना बाबू, इसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो पपाती। सीता किस कहानी के मुख्य पात्र है, तो आप लोग बताना धरती कब तक घूमेगी। सीता जो है वो धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र है। ठीक है, दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा का मुख्य पात्र कौन है, तो मंगमा ना। माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो माँ कहानी का मुख्य पात्र हो जाएगा दोस्तों मंगू।
याद रखना, मंगू ना, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम अगले नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। पूछा गया है बली अमाल की लड़की कौन है, बली अमाल की लड़की का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा पपाती, पपाती होगा ना, पपाती ही बली अमाल की लड़की है जो कि मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 96 नंबर में, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है। तो देखो आंसर लगा हुआ है राधा, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो राधा। आप लोग याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए यहां पर अगले नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। तो पूछा गया है बुद्धा एंड हिज धमा के रचनाकार कौन है। तो इसके राइट आंसर कौन होंगे दोस्तों, इसके राइट आंसर यानी कि रचनाकार कौन होंगे, तो याद रखेंगे आप सभी भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धमा के राइटर कौन होंगे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या होगा। तो इसके लेखक आप लोगों को पता होगा कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ना, ए होगा बाबू, याद रखिएगा। मैक्स मुलर किस पाठ के लेखक है, तो भारत से हम क्या सीखें। महात्मा गांधी किस पाठ के लेखक है, तो शिक्षा एवं संस्कृति। अशोक वाजपेयी किस पाठ के लेखक है दोस्तों, आप लोगों को पता है अशोक वाजपेयी किस पाठ के लेखक है। तो अशोक वाजपेयी शायद हम भूल रहे हैं, अशोक वाजपेयी किस पाठ के लेखक है। तो दोस्तों पाठ भूल रहे हैं आप लोग, देख लेना ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर भूल रहे हैं। चलिए यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं 98 नंबर हो गया ना, 99 नंबर के सवाल में। इसमें पूछा गया है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। बाबू जब खोखा मदन को एक घुसा मारा था तो मदन ने भी कासू को मारा था। तो मारने पर कासू के दो दांत टूट चुके थे, दो दांत टूटकर बाहर आ गए थे। तो यहाँ पर दांतों की संख्या कितनी होगी, तो 2। आप सभी ऑप्शन नंबर बी को बताना, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न पर आते हैं। तो पूछा गया है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। यह कथन कहने वाले कौन है, तो याद रखना सेन साहब। यह पंक्ति किस पाठ से आया है, तो याद रखना दोस्तों 20 के दांत से। इसके रचनाकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा ही इस कहानी के राइटर हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सेन साहब, ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा डी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टोटल 100 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ आप सभी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।